अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरों पर। मुस्तकबिल में नजम सेठी ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता होंगे। दौरा इंग्लैंड में भारत के नौजवान क्रिकेटर्स का राज। ऑलराउंडर सोहेल तनवीर की कैरेबियन लीग में मुतासर कुन कारकर्दगी। और हलीमा रफीक की खुदकुशी खवातीन क्रिकेट के लिए लम्हा फिक्रिया। प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी साहब की, जिन्होंने कल बबांगे दहल वाज़े अल्फाज में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इलेक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सरबराह नजम सेठी साहब का ये मौक़िफ़ ज़रूर था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के ज़रूर रुकन रहेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात में ज़रूर काम करते आपको दिखाई देंगे। और अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अदालती मामला जो मंजर आम पर आया है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए आइन के हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के हवाले से पेशरफ्त हुई है। और नजम सेठी जो कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, लेकिन अदालत के हुक्म के मुताबिक अगले 7 दिन के अंदर नया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन कराएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए, जिसमें नजम सेठी साहब ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए इंतखाब में शिरकत नहीं करेंगे। और मामला यह है कि नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नए आइन के मुताबिक एक ऐसे ओहदे पर दिखाई देंगे जहां वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम फैसले करेंगे, जहां वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अहम फैसले करते हुए दिखाई देंगे। और माजी में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अहम फैसले करने वाले नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुस्तकबिल में भी अहम फैसले करते दिखाई देंगे। और यहाँ पर आपको ये बताना ज़रूरी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो बिग 3 के बाद तब्दील हो गया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देर आया दुरुस्त आया सही उसकी हिमायत भी की। और अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तमाम तर काम करने के हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुअत्तल सरबराह श्रीनिवास सन अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सदारत जो कि इस वक्त बांग्लादेश के पास है, वो एक सेरेमोनियल पोस्ट है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नए आइन के बाद चेयरमैन जो कि इलेक्शन के ज़रिए गवर्निंग बोर्ड के मुंतखब होगा, क्या वो एक सेरेमोनियल पोस्ट रहेगी? ये एक इंतहाई अहम सवाल है, लेकिन सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यह है कि नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट में मुस्तकबिल में भी अहम फैसले करते दिखाई देंगे। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं दौरा इंग्लैंड की, जहां भारतीय क्रिकेट टीम पहले टेस्ट मैच को ड्रॉ करने के बाद लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर आखिरकार कामयाबी हासिल करने में रही कामयाब। और इसके लिए इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा दबाव में है, क्योंकि कुछ अरसे पहले की बात है कि श्रीलंका ने उन्हें हेडिंगले लीड्स पर शिकस्त से 2-4 किया था। और अब भारत की क्रिकेट टीम ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में लॉर्ड्स के दूसरे टेस्ट मैच में कामयाबी के साथ सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। अभी श्रीलंका के हाथों हेडिंगले लीड्स पर इंग्लैंड की 100 रन की नाकामी को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में खेलने वाली भारतीय टीम ने क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में मेजबान टीम को दूसरे टेस्ट के आखिरी दिन चाय के वक्फे से कबल 95 रन से शिकस्त देकर 5 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। भारतीय क्रिकेट टीम की फतह इस एतबार से अहमियत की हामिल है कि 2 साल पहले महेंद्र सिंह धोनी की जेर क़यादत खेलने वाली भारतीय टीम को इंग्लैंड में 4 टेस्ट की सीरीज में 4-0 की हजीमत से 2-4 होना पड़ा था। लेकिन इस बार भारतीय टीम तजुर्बेकार क्रिकेटर्स के बरक्स नौजवान खिलाड़ियों पर कर रही है इन्हिसार। 2 टेस्ट मैचों के बाद दिल्ली डेयरडेविल्स के दाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन मुरली विजय भारतीय बैट्समैनों में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने 1 सेंचुरी और 2 निफ सेंचुरियों के साथ अब तक सीरीज में 287 रन बना लिए हैं। दूसरी जानिब इंग्लिश टीम की जानिब से अब तक बल्लेबाजी में बेहतरीन कारकर्दगी के मामले में जिम्बाब्वे में पैदा होने वाले 24 साल के बाएं हाथ के बैट्समैन ग्राम साइमन बैलेंस आगे हैं, जो 3 इनिंग्स में 1 सेंचुरी और 1 निफ सेंचुरी के साथ 208 रन स्कोर कर चुके हैं।
अलबत्ता बॉलिंग के शोबे में इंग्लिश कंडीशंस में इस बार भारतीय बॉलर्स कदरे बेहतर दिखाई दिए हैं। 25 साल ईशांत शर्मा, जिन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी इनिंग में करियर बेस्ट बॉलिंग करते हुए 74 रन के बदले 7 विकेटें हासिल की थीं, सीरीज में अब तक 10 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं। इसके बरक्स भुवनेश्वर कुमार की कारकर्दगी काबिल जिक्र कही जा सकती है, जो 11 विकेटों के हुसूल में रहे हैं कामयाब। भारत की क्रिकेट टीम इंग्लैंड में मौजूद है, जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम मौजूद है श्रीलंका में और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तोल रही है श्रीलंका जाने के लिए। और पाकिस्तान के 5 टेस्ट क्रिकेटर्स मौजूद हैं जज़ायर गरबुल हिंद यानी वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर कैरेबियन लीग 2014 में खेलने के लिए। और पाकिस्तान के इन 5 क्रिकेटर्स की कारकर्दगी में सबसे नुमाया कारकर्दगी ऑलराउंडर सोहेल तनवीर की। कैरेबियन प्रीमियर लीग 2014 में इस बार पाकिस्तान के 5 टेस्ट क्रिकेटर्स एक्शन में हैं। साबिक T20 कप्तान मोहम्मद हफीज, साबिक टेस्ट कैप्टन शुएब मलिक, ओपनिंग बैट्समैन इमरान नासिर जमशेद और टेस्ट ऑलराउंडर सोहेल तनवीर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जाने से मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए जाने वाले सोहेल तनवीर, जो कैरेबियन लीग में सेंट लूसिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी टीम दोनों मैचों में शिकस्त से 2-4 हुई है। अलबत्ता सोहेल तनवीर की कारकर्दगी मयारी रही है। गयाना वॉरियर्स के खिलाफ बाएं हाथ से खेलने वाले सोहेल तनवीर ने 25 गेंदों पर 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 32 रन 128 के स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर करने के अलावा 4 ओवर्स में बिना किसी विकेट 28 रन दिए। इससे कबल सोहेल तनवीर ने जमैका के खिलाफ नपीतुली बॉलिंग करते हुए 4 ओवर्स में 1 विकेट 14 रन के बदले हासिल की थी। और इधर जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना यह है कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग इस साल के आखिर में और आइंदा साल के शुरू में होगी। तो हमारी नेक ख्वाहिशात के जल्द पाकिस्तान प्रीमियर लीग शुरू हो और पाकिस्तान प्रीमियर लीग से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खजाना आगे बढ़े। इस प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना यह जरूरी है कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान, जो कुछ अरसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कुछ मुश्किलात का शिकार थे, पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले को लेकर, फिर उसके बाद पाकिस्तान वनडे टीम की कहानी को लेकर, वो यूनुस खान जल्द आपको स्कोर में दिखाई देंगे। उनके इंटरव्यू की कुछ झलकियां। चाहे वो प्लेयर 50 साल का है, चाहे वो प्लेयर 19 साल का है, उसको खिलाना चाहिए। हमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि ये प्लेयर 50 साल का हो गया तो इसको फारिग कर दें। हमारे इस प्रोग्राम की रिवायत रही है कि खिलाड़ियों की हमने हमेशा हौसला अफजाई की है और हकदार खिलाड़ियों के लिए आवाज़ बुलंद की है और उन खिलाड़ियों को जिन्हें सिलेक्शन कमेटी ने नज़रअंदाज किया है उनकी कारकर्दगी आपके सामने पेश की है और फिर सिलेक्शन कमेटी को आखिरकार घुटने टेक नहीं पड़े। चाहे वो हॉकी की सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे वो क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे वो किसी और खेल की सिलेक्शन कमेटी हो, अरबाब इख्तियार को आवाज़ सुनना ही पड़ी है। पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग एक ऐसा शोबा है क्रिकेट के खेल में जिसमें पाकिस्तान को हमेशा और हर दौर में अच्छे और बेहतरीन खिलाड़ी मैसर आए हैं और आज भी पाकिस्तान जो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है, मेज़बानी के हवाले से उसे अच्छे और मेयारी फास्ट बॉलर हर दौर की तरह मैसर हैं। क्रिकेट के खेल में पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो तारीख भरी पड़ी है बेहतरीन और रिकॉर्ड साज फास्ट बॉलर से। फजल महमूद से शुरू होने वाले सफर को वक्त गुजरने के साथ अपने वक्त के उम्दा और बेहतरीन फास्ट बॉलर्स ने वक्तन फवक्तन आगे बढ़ाया। दौरे हाजिर की बात की जाए तो इसे पाकिस्तान की खुशकिस्मती ही कहा जा सकता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से महरूम मुल्क में आज भी चंद ऐसे फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं जिन्हें दुनिया में एक पहचान मिली, एक मुकाम हासिल है। दराज़ मोहम्मद इरफान अगरचे फिटनेस मसाइल का शिकार है, अलबत्ता उन्हें पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में नुमाया और अहम मुकाम हासिल है। उमर गुल को पिछले 10 साल से पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में एक अहमियत हासिल रही है। जुनैद खान टेस्ट और वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान बॉलिंग की जरूरत पूरी कर रहे हैं। बाएं हाथ के तेज बॉलर राहत अली को टेस्ट टीम का एक अहम रुकन करार दिया जा सकता है, जिन्होंने चंद अच्छी कारकर्दगी भी पेश की हैं।
wasn't good, but his first ball of his second. Where to put a fielder on. Oh, edge gone, caught behind, big sound, big noise, and well. अब पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में एक नया इजाफा दाएं हाथ के तेज बॉलर मोहम्मद तलहा हैं, जिन्हें दौरा श्रीलंका की टेस्ट और वनडे टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान टीम के हेड कोच वक़ार यूनुस है, लेकिन ये भी हकीकत है कि दाएं हाथ के तेज बॉलर को एक अच्छे और मयारी दाएं हाथ से गेंद करने वाले तेज बॉलर की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है, जो मोहम्मद तलहा का बोझ शेयर कर सके। नौजवान एहसान आदिल को इस सिलसिले में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट और 2 वनडे खेल चुके हैं। Might have him this time. They've gone up with a big shout and up goes the finger. Faf du Plessis was walking the other way. He didn't want to look towards Billy Bowden. I think that was the... जी हाँ जनाब, बिल्कुल ठीक समझे आप। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर एहसान आदिल, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में 47 विकेट हासिल की, वनडे टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पर रहे और पाकिस्तान के लिए चैंपियंस लीग खेले फैसलाबाद वुल्फ की जानिब से। एहसान आदिल जिन्होंने 2013 में जनूबी अफ्रीका में अपने टेस्ट डेब्यू की शुरुआत की थी। वैसे तो उनका ताल्लुक एक ऐसे शहर से है जो कि हॉकी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, मैं बात कर रहा हूँ गोजरा की, लेकिन 6 बहन भाइयों में पहला नंबर रखने वाले एहसान आदिल पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। इस वक्त लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एहसान आदिल। एहसान, शो में आपको खुशामदीद कहेंगे और ये जानना चाहूँगा आपसे कि पाकिस्तान की टेस्ट और वनडे टीम में श्रीलंका में आपको जगह नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तानी कैंप में आप ज़रूर शामिल हैं, तो कितना आपका जो मोराल है वो अप है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू जैया भैया, आपने मुझे शो में बुलाया। मोराल की बात है तो पहले मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा था, लेकिन अभी विकी भाई हैं, मोइन भाई हैं, अकरम भाई हैं, इन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है कि इंशाल्लाह डिसाइड नहीं होना आपने इस टूर में, नहीं तो अगले टूर में। अभी आप बहुत यंग हो तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। लेकिन एक बात, दूसरी बात, आपने कहा वनडे में सेकंड पर नहीं, वनडे में मैंने टॉप किया इस साल ना, T20 में दूसरे नंबर पर हूँ। अच्छा एहसान, ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपने 2013 में डेब्यू किया था जनूबी अफ्रीका में, फिर इंग्लैंड में आप चैंपियंस ट्रॉफी भी खेले थे और आप उस टीम में खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में फैसलाबाद की, जिसमें पाकिस्तान टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान मौजूद हैं। तो ये बताएं, मिसबाहुल हक ने कितना एतमाद दिया आपको? अभी मैं जो आउट कर रहा हूँ T20 में, ये मेरे ख्याल से सारा कुछ मिसबा भाई की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि तुम कर सकते हो, तुम ही करके दोगे हमें ना T20 में। तो वो मैं इतना इत्मीनान करते हैं, तो फिर मेरी भी कोशिश होती है कि उनके इत्मीनान पर पूरा उतरूँ। मैं अपनी तरफ से 100% करता हूँ, तो फिर जिसका अजर मुझे अल्लाह पाक देते हैं। एहसान, ये बताएं कि 2012 के सीज़न में आपने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और अगले ही सीज़न में आप पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल गए। ये जानना चाहूँगा आपसे कि फास्ट बॉलिंग कितना मुश्किल काम है पाकिस्तान की विकेटों पर, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या मसाइल हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है? मेरे ख्याल से इतने मसाइल तो नहीं होते, क्योंकि अभी हम लोग तो हैं भी यंगस्टर हैं, हमें ज़्यादा महसूस नहीं होता। जिस तरह की पिचेस हों, जिस तरह के ग्राउंड हो, हमें मैनेज करना पड़ता है और हम करते भी हैं। और ज़्यादातर जो हमारी मैनेजमेंट है वो उनकी भी कोशिश होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दें हमें। मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं होता इसको मैनेज करना ना, मेरे लिए तो ईजी है, मैं मैनेज कर लेता हूँ हर तरह की पिच, हर तरह का ग्राउंड। एहसान, अगर पाकिस्तान की इस वक्त क्रिकेट में हम बात करें तो बाएं हाथ से गेंद करने वाले बॉलर्स की भरमार है, तो आपको लगता है कि एक विंडो आपके लिए बहुत ज़्यादा ओपन है और आप आसानी से जगह बना सकते हैं, एक अच्छी कारकर्दगी आपको पाकिस्तान टीम में लेकर आ सकती है? आप दराज कद भी हैं, दाएं हाथ से गेंद भी करते हैं, तो आपको इस बात में कोई शक है? नहीं, शक तो नहीं है, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान टीम में कम बैक करूँगा और फिर बहुत लंबी क्रिकेट खेलूँगा। इसीलिए मैं भी सब्र कर रहा हूँ और अल्लाह से मांग रहा हूँ कि जब भी मेरी टीम में वापसी हो फिर मैं टीम से बाहर ना हूँ, लंबा खेलूँ पाकिस्तान के लिए। एहसान, ये जानना चाहूँगा, 2013 में आपने जनूबी अफ्रीका में टेस्ट डेब्यू किया, 2013 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी में आप पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड में खेले। अब क्या तब्दीली आई है इस एक साल के अरसे में एहसान आदिल में और तब के एहसान आदिल में? यैया भाई पहले तो फिटनेस में थोड़ा सा मसला हो सकता था, क्योंकि अंडर 19 से सीधा एक सीज़न खेलने के बाद मैं पाकिस्तान टीम में आ गया था, जिसमें तकरीबन 3 मंथ थे या 10 फर्स्ट क्लास के मैचेस थे। लेकिन अब मेरे फर्स्ट क्लास के मैचेस भी ज़्यादा हो गए हैं और एक्सपीरियंस भी मुझे पहले से ज़्यादा हो गया है और फिटनेस भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी अच्छी हो गई है। जहाँ पहले मैं 20 ओवर कर सकता था एक इनिंग में, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 30 35 ओवर भी किए हैं इस सीज़न ना। और मेरे ख्याल से मैं वाइड फास्ट बॉलर होऊंगा इस सीज़न का, जो 4 डे
10 4 10 वनडे और डिपार्टमेंट T20 और रीजन T20 सारा कुछ खेलने के बावजूद अभी तक भी माशाल्लाह फिट हूँ। चले, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह फिट रहें। लेकिन एहसान ये बताइएगा कि आपने जिस तरह मोइन खान की बात की, चीफ सेलेक्टर, पाकिस्तान टीम के हेड कोच वकार यूनुस की बात की कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा एतमाद दिया है और आप इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो 31 खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं उन खिलाड़ियों में भी आप शामिल हैं, तो आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? आपकी बहुत जल्द अगर टीम में वापसी होती है, टेस्ट टीम में आप देख रहे हैं अपने आप को, वनडे टीम में देख रहे हैं, या आप समझते हैं कि दोनों फॉर्मेट के लिए आप दस्तयाब हैं? नहीं, मुझे तो लगता है मैं तीनों फॉर्मेट के लिए दस्तयाब हूँ, क्योंकि मैंने वनडे में भी माशाल्लाह टॉप किया है और जो सुपर 8 था हुआ पाकिस्तान में, जिसके बाद हम लोग चैंपियन लीग खेलने इंडिया गए हैं, उसमें भी मैंने टॉप किया था, बेस्ट विकेट टेकर हुआ था। अभी लास्ट ईयर भी मैंने T20 में सेकंड ईयर पर जो दूसरे नंबर पर हूँ, जो अभी T20 हुआ। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे तीनों फॉर्मेट में मौका मिलेगा। अगर जिसमें भी मिलेगा पहले मौका, उसमें मैं करूँगा परफॉर्म और बाकी में भी अपनी जगह बनाऊँगा। चलें, आपके अज़ाइम तो बड़े बुलंद हैं कि आप तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन एहसान डोमेस्टिक क्रिकेट में आप जिस डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी करते हैं, हबीब बैंक की, वहाँ से शाहिद आफरीदी पाकिस्तान के लिए वनडे और T20 खेलते हैं, यूनुस खान की वनडे टीम में वापसी हुई है, अहमद शहजाद तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, असद शफीक भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, शान मसूद भी पाकिस्तान टेस्ट टीम में मौजूद है, अब्दुल रहमान है। तो इतने सारे खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में शामिल हैं, तो आप कितने बेचैन हैं एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आने के लिए? बेचैन तो मैं बिल्कुल हूँ। तकरीबन अभी मैं पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ, जो पुराने मैच है, अपने मैचेस हैं या दूसरे मैचेस हैं, वो देखता रहता हूँ और बस अल्लाह से मांग रहा हूँ कि इंशाल्लाह जब भी मेरी वापसी हो तो मैं लंबा खेलूँ और बहुत जल्द इंशाल्लाह मेरी वापसी होगी। अच्छा एहसान, आप दाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं, कोई आइडियल बॉलर आपका जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में? असल में जो मेरे फेवरेट बॉलर थे वो तो विकी भाई थे शुरू से, लेकिन अब जिन्हें मैं देखना चाहता हूँ या जिनकी तरह मैं होना चाहता हूँ वो है मैकग्राथ है और दूसरा मोहम्मद आसिफ है उनकी तरह, क्योंकि मैं पेसर तो हूँ नहीं, मैं तो सीम बॉलर हूँ, तो इसलिए मैं उनको उनकी लेंथ सारा कुछ कोशिश करता हूँ कि उनकी तरह करने का। एहसान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। फाइनली जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में दाएं हाथ से गेंद करने वाला एक अच्छा बॉलर अभी वैक्यूम मौजूद है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगा जिसे मौका मिले वो पाकिस्तान के लिए लंबा खेले और कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करने का, वो चाहे दाएं हाथ का हो या बाएं हाथ का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एहसान, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया और अपने ख्यालात का इजहार किया। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर एहसान आदिल की गुफ्तगू आपने सुनी और बुलंद अज़ाइम है, हौसला है इस नौजवान का, पाकिस्तान को मुस्तक़बिल में रिप्रेजेंट करना चाहता है और कहना यह है कि वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट, तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो हमारी नेक ख्वाहिशात एहसान आदिल और ऐसे ही नौजवान क्रिकेटर्स के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और उन खिलाड़ियों के लिए जो कि पाकिस्तान के लिए खेले लेकिन उनको मौका नहीं मिला और सेलेक्टर्स उन्हें भूल गए हैं, उन खिलाड़ियों के लिए भी हमारी नेक ख्वाहिशात। और पाकिस्तान फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान, बिल्कुल ठीक समझे आप, बहुत जल्द आप उन्हें स्कोर में देख सकेंगे। उनके इंटरव्यू की कुछ झलकियां एक बार फिर आपके सामने। मैं भी सिस्टम में रहा हूँ, मैं भी जब कप्तान था तो कोई बात करते थे तो सडनली थोड़ी देर में वो टीवी पे चली होती है कि वो चीज़ें और ही आ चुकी थी। हम कहते थे यार अभी तो 4 बंदों ने बात की है और अभी हम बात भी नहीं लेकर ठग करके वो, तो ऐसे ऐसे एपिसोड भी हो सके कि लोगों ने मोबाइल भी ऑन करके रखे हुए, जो बातें हो रही है वो नहीं जा रही है। कुछ दिन पहले हमने खवातीन क्रिकेट पर एक खास प्रोग्राम किया था और पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रही है और उसके बाद एशियन गेम्स में जो कोरिया में मुनक्किद होंगे, पाकिस्तान वुमेन्स टीम को अपने रास्ता दिफा करना है। लेकिन इन दोनों पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में खवातीन क्रिकेट के हवाले से हलीमा रफ़ीक खुदकुशी की खबर एक लम्हा फिक्रिया के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा इन है और हलीमा रफ़ीक जिनका मुल्तान से ताल्लुक़ था, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। वुमेन क्रिकेटर होने की हैसियत से हलीमा रफ़ीक की खुदकुशी एक बहुत बड़ी ख़बर है और इस हवाले से एक बार फिर मज़ीद तफ़सीलात हम जानेंगे और इसके लिए चलेंगे हम मुल्तान। और मुल्तान में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जमशेद रिजवानी। जमशेद रिजवानी साहब, हलीमा रफ़ीक की खुदकुशी अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से, एक बार फिर आपसे जानना चाहूँगा कहानी असल है क्या? वाक़या ये है कि ये ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मुल्तान क्रिकेट क्लब में
प्रैक्टिस करती है और वहाँ पर कुछ ख़वातीन क्रिकेटर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके जो ओहदेदार हैं वो उन्हें जिनसी तौर पे हरासा करते हैं, और इसका एक टीवी चैनल, निजी चैनल पर उस प्रोग्राम में भी कुछ ख़वातीन ने पार्टिसिपेट किया। हलीमा रफ़ीक भी उनमें से एक थी। और इस वाक़े के बाद पीसीबी ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। उस इंक्वायरी कमेटी ने जिन 5 ख़वातीन के बयानात रिकॉर्ड करने थे, उनमें से 3 ख़वातीन के बयानात रिकॉर्ड हुए, 2 उस कमेटी के रूबरू पेश ही नहीं हुई थी, और उनमें से ये खुद हलीमा रफ़ीक भी थी जिन्होंने ये खुदकुशी की है। उस इंक्वायरी कमेटी ने ख़वातीन क्रिकेटर्स के इल्ज़ामात को गलत साबित करार दिया और फिर उन पर 6 माह के लिए पाबंदी लगा दी, और उस पाबंदी की रोशनी में इन ख़वातीन ने जिन पर पाबंदी लगाई गई थी कोई अपील भी नहीं की थी पीसीबी के मुताबिक। वाक़या ख़त्म हुआ, लेकिन जब उस क्लब के चेयरमैन की तरफ से उन ख़वातीन क्रिकेटर्स को और उस निजी चैनल जहाँ पे जिस पर यह प्रोग्राम किया गया था और उसके रिपोर्टर को 20 करोड़ पे हर्जाने के दावे जो दायर किया गया उसके नोटिस भिजवाए गए। हलीमा रफ़ीक को भी ये नोटिस मिला, और नोटिस मिलने के अगले रोज़ उसने तेज़ाब पी लिया और 2 दिन तक वो निश्तर हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ती रही और हार गई। इस वाक़े ने मुल्तान की ख़वातीन क्रिकेट को जितना नुकसान पहुँचाना था पहुँचा, लेकिन बात यह है कि उसके बाद सवाल ये हुआ कि ये इसका ज़िम्मेदार कौन है, इस वाक़े का ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाए, इसकी मौत को क्या ऐसे जाने दिया जाए। लेकिन अहम बात यह है कि जो हलीमा रफ़ीक की वालदा हैं शहनाज इलाही, वो इस केस को फॉलो नहीं करना चाहती। जमशेद रिजवानी, आप कह रहे हैं कि इस केस को फॉलो नहीं करना चाहती हलीमा रफ़ीक की फैमिली, तो इस केस का मुस्तकबिल क्या होगा और कोई डेट आई है इस केस को मजीद आगे बढ़ाने के हवाले से? जी या उसकी फैमिली, उसकी वालदा शहनाज, उसके भाई अरशद रफ़ीक इस केस को फॉलो नहीं करना चाहते, और यहाँ तक कि उन्होंने आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के जरिए ये रिलीफ लेने की कोशिश की है कि उन पर किसी तरह का दबाव ना डाला जाए कि वो खुद अपनी मर्जी से कोई क्या एकदम उठाना चाहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सिविल सोसाइटी है वो काफ़ी मुतहरिक है, ख़वातीन के राइट्स की जो काम करने वाली तंजीमें हैं, इंसानी हकूक़ की जो काम करने वाली तंजीमें हैं, वो ये चाहती हैं कि इस केस को हाईलाइट किया जाए और इसकी जो हलीमा रफ़ीक की जो खुदकुशी है और उसकी जो मौत है वो रायगा नहीं जानी चाहिए। इस हिस्से में एडिशनल सेशन कोर्ट मुल्तान में एक शहबाज अली गुरमानी एडवोकेट हैं जो एक समाजी तंजीम को रन करते हैं, उन्होंने एक रिट दायर की है और ज़रा दफ़ा 22A के तहत उनका ये कहना है कि इस हलीमा रफ़ीक की खुदकुशी को कत्ल के मुतरादिफ समझा जाए। इस सिलसिले में उन्होंने पुलिस को फरीक बनाया है और उसके मुताबिक वो ये चाहते हैं कि इस केस का बाकायदा इंदराज हो और मुलज़मों को सामने लाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसकी समाअत, आइंदा समाअत 27 जुलाई को होनी है। 27 जुलाई को हलीमा रफ़ीक खुदकुशी केस की एक बार फिर समाअत हो रही है और यही था हमारा आज का ये प्रोग्राम। आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर, फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geonews। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को कल तक के लिए स्कोर की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।